ओके, तो इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले जो है, देखो किसी भी दो देश के बीच में अगर हमें रिलेशंस के बारे में बात करना है ना, तो उसके कुछ एस्पेक्ट होते हैं हर्ष, ठीक है। जैसे कि उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है, ठीक है, दोनों देश किन किन सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफेंस, तो इन सारे एस्पेक्ट में कितना काम कर रहा है, ट्रेड, ठीक है। तो इन इन सारे एक्सपेक्ट को जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब किसी कोई देश जो है, कोई दो देश, ठीक है, अगर मान लो एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, अगर कई सारे एस्पेक्ट में इंगेज करता है ना खुद को, तो उन दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन होता है वो बेहतर होता है। और एक तरीके से इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट होती है, मतलब दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिश्ते जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं भारत और इजराइल का रिलेशन। देखो, सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं। देखो, भारत ने इजराइल को 1950 में ही रिकॉग्निशन दिया था, ठीक है। देखो, इजराइल कब बना? 14 मई, 14 1948, ठीक है, 14 मई 1948। और 1950 में भारत ने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया, ठीक है। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्थापित हुआ दोनों देशों के बीच में? 29 जनवरी 1992, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश होने का मतलब है कि दोनों देशों का एक दोनों देश में जो है वो भारत का एम्बेसी इजराइल में खुलेगा, इजराइल का एम्बेसी भारत में खुलेगा, और दोनों देश कई सारे सेक्टर्स में आकर के साथ में काम करेंगे और एक दूसरे को समर्थन देंगे, ठीक है। मैटर्स पे, कई सारे विवादों में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, ठीक है। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने वो कब बने हैं, याद रखना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूछा जा सकता है, 29 जनवरी 1992 को डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना, हालांकि रिकग्निशन 1950 में ही दिया था। अब बोलोगे भैया 1950 में रिकग्निशन दिया और 42 साल के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहला तो इजराइल आज़ाद होते ही अपने नेबरहुड के साथ जो है कई सारे वॉर में इंगेज था, ठीक है, पहला। वैसी स्थिति में अगर भारत उस वक्त जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेता, जबकि भारत भी खुद आज़ादी हुआ था, तो अरब देशों के साथ भारत का जो है 36 का आंकड़ा हो जाता, ठीक है। और अरब देशों के साथ 36 का आंकड़ा हो जाने का मतलब है कि भारत का जो एनर्जी अभी तो सोचो, अभी भी भारत जो है अपना 85% एनर्जी इंपोर्ट करता है, और इस 85% एनर्जी पे भी ज़्यादातर एनर्जी वो वेस्ट एशिया से आज के डेट में भी इंपोर्ट करता है। तो वैसी स्थिति में जब भारत अभी अभी आज़ादी हुआ है समझ लो, और खुल करके अगर इसराइल के साथ आ जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना मतलब इसराइल का साथ देना, तो भाई अरब देश जो है वो इससे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा कारण ये है कि पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, कि 1950 में रिकग्निशन दिया तो 42 साल के बाद क्यों दोनों देशों में इतना लेट क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना? तो पहला तो ये है कि भारत जो है वो अरब देशों को नाराज़ नहीं कर सकता था। दूसरा ये है कि भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी जो है उसको भी लीड कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत अगर इसराइल का साथ खुल करके देता, तो ऐसा माना जाता कि भारत जो है वो वेस्ट कंट्रीज़ के साथ जो है अलाइव कर रहा है, क्योंकि इसराइल को यूएस का समर्थन था। तो ऐसी स्थिति में भारत, ऐसा माना जाता है कि भारत जो है वो रशिया के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब सोवियत संघ के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है भाई? तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से जो है भारत और इसराइल में काफ़ी लेट 1992 में जा करके जो है रिलेशनशिप बना। अब देखो, भले ही 1992 में ये रिलेशनशिप बना हो, ठीक है, लेकिन कई ऐसे मौक़ों पे इसराइल ने भारत का साथ दिया है, ठीक है। जैसे कि 1965 का जब वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 में, तो इसराइल ने भारत का साथ दिया। साथ कैसे दिया? छिप छिपा करके अपने इक्विपमेंट भेजे, जैसे कि फाइटर जेट्स भेजे, ठीक है, रडार इक्विपमेंट भेजे, कई सारे स्पेयर पार्ट्स भेजे, ठीक है, भारत को दिए गए। इससे भारत की जो एयरफोर्स कैपेबिलिटीज़ थी वो काफ़ी बढ़ी थी उस वक्त, मतलब भारत को काफ़ी एडवांटेज मिला था, इन चीज़ों से काफ़ी सहयोग मिला था इस जंग को जीतने में, 1965 की जंग को, ठीक है। इसके अलावा 1998 में जब भारत अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, तो उस वक्त भी इसराइल ने जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, जब सारे देश लगभग यूएस, जापान जब भारत का विरोध कर रहे थे, भारत को कंडेम कर रहे थे,
इसराइल ने जो है, इसराइल न्यूट्रल हो गया, इसराइल चुप हो गया। चुप हो गया का मतलब हो गया कि इनडायरेक्ट भारत का समर्थन किया। इनफैक्ट भारत को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया था उस दौरान जो है, न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान, ठीक है। जबकि भारत का जो है, समझ रहे हो, तो जबकि ये 1998 का दौर है, जबकि भारत अभी 1992 में ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाया, मतलब लगभग 5-6 साल पहले ही डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया, और इसराइल ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुल करके भारत का साथ आया। इनफैक्ट आज भी पीओके के इशू में यूएस जहां पाकिस्तान का साथ देता है, वहीं इसराइल भारत का साथ देता है, ठीक है, आज के डेट में भी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद तुमको समझना है कि 2017 में नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो इसराइल के दौरे पे गए, और इसराइल के दौरे पे गए तो इससे क्या हुआ, इससे दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन है, जो बायलैटरल रिलेशन है, उस एक माइलस्टोन के तौर पे देखा जा रहा है। समझ आ रहा है, माइलस्टोन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पे देखा जा रहा है कि भाई पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है, आई मीन 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो इसराइल विजिट करता है। अब यहाँ पे समझना, मोदी इसराइल तो जाते हैं लेकिन फ़लस्तीन नहीं जाते हैं। इससे क्या होता है कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट दिखाई देता है। अभी इस बात को हम आगे समझेंगे, ठीक है। हालांकि 2003 में जो है एरियल शेरोन पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया विजिट करते हैं, ठीक है। इतना हो गया है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस पे। तो देखो ऐसा नहीं है, दोनों देशों के बीच में आर्थिक रिलेशंस भी काफ़ी सही है। मतलब अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो दोनों देशों के बीच में $10.1 बिलियन का ट्रेड हुआ है। उसमें भी डिफेंस जो है वो हमने हटा रखा है, डिफेंस को इसमें हमने नहीं जोड़ा, ठीक है। और भारत जो है वो ट्रेड सरप्लस को एंजॉय करता है इसराइल के साथ, विच मीन्स कि भारत इसराइल में एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, ठीक है। अगर 10 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा है तो 5 रुपये का इंपोर्ट करता है, तो जो बचा हुआ 5 रुपये वो तो भारत का सरप्लस हुआ ना, ठीक है। तो भारत जो है वो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है इसराइल के साथ, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे कि भारत जो है वो एशिया में इसराइल का तीसरा लार्जेस्ट पार्टनर है, एशिया में तीसरा लार्जेस्ट पार्टनर और ग्लोबली 7वां लार्जेस्ट पार्टनर। वैसे इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज के डेट में यूएस है, ठीक है। तो तुमको याद रखना है कि भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट एशिया में और ग्लोबली 7th है। बेसिकली ये प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट वाइज जो है ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो कई सारे सेक्टर्स में, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, टेलीकॉम हो, रियल एस्टेट हो, वाटर टेक्नोलॉजी, तो कई सारे सेक्टर में इजरायली कंपनीज ने भी भारत में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। कुछ एग्जांपल देख लो, सन एडिशन, मैट्रिक्स, अल्फा सिटी, ठीक है। तो ये उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। जब हम लोग मेंस के क्वेश्चन करेंगे ना तो तुमको चीज़ें और समझ में आएगी। यही चीज़ होता है कि थ्योरी पढ़ के जब मेंस का सवाल करोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे जब तुम यूएनएससी पढ़े थे, उसके बाद जब तुम मेंस का सवाल किए तो देखो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा एनहेंस हो गई होगी, है ना। अब हम बात करते हैं डिफेंस को लेकर के, ठीक है। देखो डिफेंस में अगर हम बात करें तो भारत जो है बहुत रिलाई करता है इसराइल के टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब भारत जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन का फ्रॉम इसराइल, ठीक है। तो जिस तरीके से भारत यूएस और रशिया पर डिपेंड करता है, वैसे ही इसराइल पे भी डिपेंड करता है भारत वेपन्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि अगर दोनों देशों के बीच में हम लोग ट्रेड की बात करें, डिफेंस ट्रेड की, तो वो 70,000 करोड़ की है। ये लेटेस्ट डेटा है। कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसराइली टेक्नोलॉजी जो भारत को मिला। हिरोन ड्रोन, ये ड्रोन बेसिकली देखना तुम गूगल करके, इस सर्विलियंस के काम आता है, ठीक है, हिरोन ड्रोन। फिर स्पाइक एंटी मिसाइल, ठीक है, इसको क्या है कि मार के छोड़ दो, अपने आप वो टारगेट को हिट कर देता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है ये भारत को मिला है। और याद रखना, एक चीज़ बोलना मत भूलना जब भी तुम आंसर करोगे ना, कि भाई आज के टाइम पे इंडियन मिलिट्री को मॉडर्नाइजेशन करने में इसराइल का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। ये सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो भारत ने इसराइल से प्रोक्योर किए हैं, ठीक है। और एक कमेटी का जिक्र जरूर करना, उस कमेटी का नाम है जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 15th मीटिंग हुई थी 2021 में, ठीक है, जिसमें कि दोनों देशों ने, इंडिया इसराइल ने, दोनों देशों ने एक टास्क फोर्स बनाया, एक कमेटी बनाई, जिसको काम दिया गया कि आप हमें 10 साल का पूरा एक रोड मैप दो कि हम कौन से नए नए सेक्टर पे काम कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर, डिफेंस के अलावा हम कौन कौन से नए सेक्टर पे काम कर सकते हैं। तो पता चला काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, इन सारे एस्पेक्ट में भारत और इसराइल जो है वो साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो 2021 की जो मीटिंग थी ना, जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, इसका जिक्र जरूर करना जब भी तुम आंसर लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मीटिंग दोनों देशों के बीच का कमिटमेंट दिखाता है कि दोनों देश कितना कमिटेड है एक दूसरे को सहयोग, कॉपरेशन के मामले में, ठीक है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर। देखो, जब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो पूरे दुनिया में इजराइल जो है एक ग्लोबल लीडर है जब बात एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की। अब बोलोगे भैया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या होता है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, मेरे भाई समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में भी। ड्रिप इरिगेशन बेसिकली जिसमें तुम बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके अच्छा खासा खेती कर सकते हो, उसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिसीशन एग्रीकल्चर, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर को भी करने का तरीका होता है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम पुराने तरीके से एग्रीकल्चर करोगे तो वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है ना, क्योंकि पुराने तरीके से एग्रीकल्चर करोगे तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज होगा, और हमें पता है पानी का कितना, कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे पानी का बहुत क्राइसिस है, ठीक है। उसके बाद जो है मिट्टी भी जो है वो डिग्रेड होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी भी खत्म होती है। तो ऐसे केसेस में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हमारी पॉपुलेशन इस रफ्तार से बढ़ रही है कि हमें हमारा जो फूड रिक्वायरमेंट है वो डबल ट्रिपल हमें करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में अगर हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबली ना करें, ठीक है, पुराने तरीकों से एग्रीकल्चर करते रहे, तो फिर हमारी जो ये जो बढ़ती नीड है फूड की, वो हम मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में भी नए तरीके की ज़रूरत है, नए तकनीक की ज़रूरत है ना। तो याद रखना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर की बात नहीं बोल रहा मैं हर्ष, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात बोल रहा हूँ। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इजराइल एक ग्लोबल लीडर है, ठीक है, और भारत के साथ कई सारे अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर करता है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक एग्जांपल ले लो, तुमको पता है कि हरियाणा में और पंजाब में खास करके लेट अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि वो लोग जब राइस को काटते हैं तो पराली जो स्टेबल रहता है वो रह जाता है नीचे, और उसको फिर वो लोग जो है आग लगा देते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जब दिल्ली एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको आग लगा देते हैं, और उससे जो है दिल्ली में कितना पॉल्यूशन हो जाता है, वो सारा हवा उठ करके दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, स्टेबल बर्निंग। तो हार्वेस्ट के बाद का ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत गलत है, इससे पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, मिट्टी की भी फर्टिलिटी खत्म होती है जब पराली को जला दिया जाता है। तो ये सारे तरीका आउटडेटेड हो चुके हैं, हमें नए तरीके की ज़रूरत है ना। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है इसी को हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेसिकली कहते हैं। अब देखो, जब तुम भारत इजराइल के बीच में एग्रीकल्चर की बात करोगे ना, तो इस चीज़ का डिस्कस जरूर करोगे, इंडो इजरायली एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, जहाँ पे भारत में 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। अब बोलोगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली एक तरीके से वो संस्थान है जहाँ पे इजरायली टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, और किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये ज़्यादातर हरियाणा में है, जो 30 में से ज़्यादातर ये हरियाणा में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली वहाँ पे इजरायली टेक्नोलॉजी। अब देखो, अल्टीमेटली खेती तो किसानों को करना है। अब किसानों को पता ही नहीं है कि हम ड्रिप इरिगेशन कैसे करें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैसे करें। तो बेसिकली जो है इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, ये गांव में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है ना काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे ये सारी संस्थान बनाई जाती है, और गाँव वालों को, आसपास के गाँव वालों को बुलाया जाता है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। और अभी 2021 में इंडिया और इजराइल के बीच में 3 साल का एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसके तहत भारत में जो ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हुए हैं उनको और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे, पहली बात। दूसरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास जो भी गांव बसे हुए हैं उनको विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, मतलब कि उन गाँव की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव की जाएगी ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। किसानों को जो है मार्केट्स जो है वो एक्सेस कर, अब देखो किसानों ने मान लो खेती किया, अब उनके पास मार्केट भी तो होना चाहिए, उस चीज़ को वो बेचने के लिए भी तो उनको जाना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि उनको बेचने में बड़ी तकलीफ होती है, बीच में कई सारे मिडिल मैन होते हैं, दलाल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, किसानों को जो है इसके तहत ऐसा बताया जा रहा है कि किसान जो है वो सीधा सीधा मार्केट से खुद को जोड़ पाएंगे, खुद ही नेगोशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो मार्केट को ऐसे क्या होगा, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, ठीक है। और किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी जो है
करवाई जाएगी, ताकि किसान भी जो है वो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबली करे, मतलब नए तकनीक का इस्तेमाल करे। ठीक है। और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी जो है इसके तहत प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जाएगा, विच मीन्स कि प्राइवेट भारतीय और इजरायली जो कंपनीज है ये साथ में मिलकर के काम करेंगी, ताकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में और से भी ज़्यादा इनोवेशन लाया जा सके। तो भारत और इजराइल का डिफेंस में भी अच्छा कॉपरेशन है और एग्रीकल्चर के मामले में भी अच्छा कॉपरेशन है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, माशव। माशव क्या है? ये इजराइल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि भारत में भारतीय किसानों को, साइंटिस्ट को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उनको ट्रेनिंग देती है कि किस तरीके से जो है वो अपने एग्रीकल्चर में बदलाव ला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो हमने डिप्लोमेटिक रिश्ते कब बने, इकोनॉमिक रिलेशन क्या था, डिफेंस में क्या था, एग्रीकल्चर में क्या था, ये हमने बातें कर ली। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देखो 1993 से, देखो 1992 में भारत और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बने। 1993 में एक SNT मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया गया भारत और इजराइल के बीच में। क्या साइन किया गया? SNT कॉपरेशन एग्रीमेंट, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत ये दोनों देश कई सारे सेक्टर्स में आकर के काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। तो इन सारे चीज़ों में आकर के जो है दोनों देश जो है मिल करके काम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है हर्ष। ये एग्जाम्पल है कि देखो एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है चिकपीस, सोरगम, पीरल, मिलेट, ये सभी ग्रेन्स है, मतलब ये सभी अनाज है। ठीक है मेरे भाई, ये सभी अनाज है। तो इनको किस तरीके से जो है उगाया जाए, तो ये जो इनके वेराइटीज़ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, कि समझ में आ रहा है भाई? क्योंकि देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ड्राउट रेजिस्टेंस है, मतलब कि सूखे में भी ये उगता है। ठीक है, जब अगर सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही, तो भी जो है इनको कैसे उगाया जाए सूखे में, इस पे काम किया जा रहा है। दूसरा, प्रिसीशन एग्रीकल्चर पे भी जो है काम किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि दोनों देश मिलकर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और इजराइल जो है वो अपने एक्सपर्टीज़ जो भी उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में वो भारत के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जा रहा है। कई सारे प्लांट बनाए गए हैं, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तुम गूगल करोगे, कई सारे प्लांट भारत में बनाए गए हैं। डीसैलिनेशन प्लांट बनाए गए हैं कि किस तरीके से समुद्री पानी को जो है उसको फ्रेश वाटर में तब्दील किया जा सके, इस पर भी जो है काम चल रहा है। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी पे भी काम चल रहा है, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सभी जो है IT वाला टर्म्स है। ठीक है, तुमको टर्म्स में नहीं जाना है, बस इतना समझ के रखो कि बड़ी बड़ी भारी भरकम टेक्नोलॉजी पे ये दोनों देश जो है आज के डेट पे मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक फंड भी बनाया गया, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन फंड। ठीक है, चूंकि इसमें 4 I है, 1 I, 2 I, 3 I, 4 I, इसीलिए इसको I4F बोला गया है। ठीक है, तो इसका भी जिक्र करना, और प्रीलिम्स में भी जो है ये पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है। ठीक है, कि ये फंड जो है क्या है, याद रखना ये फंड की स्थापना 2005 में की गई। ठीक है, इस फंड में क्या होगा, इस फंड में भारत का जो DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम DST कहते हैं। ठीक है, और इजराइल की जो इनोवेशन अथॉरिटी है, ठीक है, इजराइल की जो इस तरीके की डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उनको इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी कहा जाता है। ये दोनों मिलकर के पैसा, एक तरीके से फंड बनाई है कि हम दोनों इसमें पैसा जमा करेंगे और इसी पैसे से जो है रिसर्च वाली काम सारी की जाएगी। तो इस फंड का जिक्र भी जो है जरूर करना। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। देखो, एक तो जो अभी हमने बात करी ना एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और दोनों देशों के बीच में डिफेंस का क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या है, ये सभी बहुत ही कन्वेंशनल एरियाज़ हैं। मतलब कोई भी दो देश के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं तो दोनों देश लगभग इन सारे फील्ड में आके साथ में काम करते हैं। ठीक है, लगभग। लेकिन अगर हम इसके बियॉन्ड दोनों देशों के रिश्ते के बारे में बात करें, देखो जैसे मान लो दो लोगों के बीच में एक रिश्ता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है एक व्यापार, एक बिजनेस रिलेशन बना हुआ है, लेन देन। ठीक है, तो ये तो बिजनेस रिलेशन हो गया। लेकिन तुम ये भी सवाल उठा सकते हो कि क्या इन दोनों लोगों के बीच में क्या बिजनेस के बियॉन्ड भी कोई रिलेशन है? जैसे मान लो दोनों देश दूसरे घर में आके चाय पानी पीते हैं, रहते हैं, दोनों साथ में घूमने जाते हैं, दोनों की फैमिलीज काफ़ी मिली हुई है, दोनों के कल्चर, समझ पा रहे हो कि नहीं?
कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या भारत और इजराइल के बीच में क्या एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के बियॉन्ड भी दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है? इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। समझ में आ रहा है? डाइवर्सिटी। तो याद रखना कि भाई इसके बियॉन्ड भी इन दोनों का रिलेशनशिप है। जैसे कि ये दोनों एग्रीकल्चर में आके काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सारे एरियाज पे भी काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी तक ही जो है ये सीमित है, डिफेंस तक ही सीमित है। अगर तुम देखो तो भारत और यूएस का भी डिफेंस रिलेशनशिप है, भारत रशिया का भी डिफेंस रिलेशनशिप है ना? तो जो भी देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं लगभग इन फील्ड्स में आके तो वो लोग काम करते ही करते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर देखा जाए तो भारत और इसराइल के बीच में इसके बियॉन्ड भी रिश्ते हैं, जैसे कि कल्चर में, एजुकेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब एजुकेशन कल्चर में कैसे ये लोग काम करते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। मान लो कि इसराइल के लोग यहाँ आईआईटीज़ में आते हैं, आईआईटी से लोग उनके यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाता है, कई तरीके के कल्चरल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो इस तरीके के भी जो है दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में एक बेहतर अलाइंस बनेगा। और अगर बेहतर अलाइंस बनेगा तो मान के चलो कि ये एशिया, बताया जाता है कि एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच में ये जो अलाइंस है ना भारत इसराइल का, याद रखना, ये जो अलाइंस है ना भारत इसराइल का, ये एक ब्रिज के तौर पे काम करेगा। ठीक है, एक ब्रिज के तौर पे काम करेगा और ग्लोबल स्टेबिलिटी में जो है अपना सहयोग देगा। क्योंकि ये तुमको पता है कि मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा जो है त्रस्त रहता है। ऐसी स्थिति में भारत मान लो इसराइल के साथ भी रिश्ते बना के चल रहा है, अरब देशों के साथ भी रिश्ते बना के चल रहा है। और इसराइल अगर भारत को, इसराइल और भारत में, जबकि सोचो इसराइल भारत में जो है एक तरीके से इतने सारे फील्ड्स पे अगर काम किया जा रहा है तो इससे क्या होगा? सोचो भारत इसराइल से कितना दूर है, लेकिन उसके मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ है, जॉर्डन वगैरह, ये तो इसराइल के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो जब इसराइल दूसरे देशों के साथ इन सारे एरियाज़ पे काम कर सकता है तो मिडिल ईस्ट पे भी तो काम कर सकता है उन सारे देशों से मिलके। तो बेसिकली ये जो इंडिया इसराइल का ये जो अलाइंस है ना, ये मिडिल ईस्ट देशों के लिए एक तरीके से लेसन है कि किस तरीके से कॉपरेट करके जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो एक सवाल है, मेंस का ही सवाल था कि ये जो इंडिया और इसराइल का जो रिलेशन है ये मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा रेजिलियंट है टू सेटबैक्स। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कितना इजीली, ये मिट क्यों नहीं रहा यार, पता नहीं, कोई मिट भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि भारत और इसराइल के जो रिश्ते हैं वो कब तक अच्छे रह सकते हैं, किस किस स्थिति तक अच्छे रह सकते हैं, समझना। ठीक है, क्या ये रिश्ते तुरंत टूट जाएंगे या ये रिश्ते तुरंत खराब हो जाएंगे, या रिश्ते खराब नहीं हो सकते, या जो है बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में खराब होंगे। मतलब समझो, मतलब मान लो कि तुम एक ब्रिज बनाए हो, अब उस ब्रिज की कैपेबिलिटी होगी ना भाई कि ये ब्रिज कब टूटेगा, किस स्थिति में जाके टूटेगा। तो वैसे स्थिति में हम बोलते हैं, रेजिलियंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि उस ब्रिज में किसी भी डिजास्टर को जो बियर करने की क्षमता है, बर्दाश्त करने की क्षमता है बिना डैमेज हुए, उस चीज़ को रेजिलियंस कहेंगे। तो वैसे ही भारत इसराइल के जो रिश्ते उसमें रेजिलियंस पावर कितना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये है कि चूंकि दोनों ही नेशन टेररिज्म से प्रभावित है, इसराइल भी टेररिज्म से प्रभावित है, हमास उसमें बम मारते रहता है। ठीक है, और भी लोग जो टेररिस्ट ग्रुप है वो बम मारते रहते हैं। भारत भी पाकिस्तान जो कि एक आतंकवादी देश है हम कह सकते हैं, ठीक है, उससे परेशान है ना। तो चूंकि दोनों ही देश टेररिज्म से परेशान हैं, इसीलिए दोनों ही देश, मतलब बोलते हैं ना भाई, इसराइल और भारत का जो कॉमन दुश्मन है वो है टेररिज्म। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों देश जो है कोलैबोरेट करके जो है इस चीज़ में काम कर रही है, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है, काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग, ठीक है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो बेसिक कहने का मतलब ये कि दोनों ही देश कोलैबोरेट करके टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रही है, तो एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट लड़ रही है। तो ये बेसिकली ये भारत और इसराइल के रिलेशन को और मजबूत बनाता है। ठीक है, रेजिलियंस डालता है उसमें, समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब देखो क्या होता है कि इंडिया को तो इजरायली
जो इजरायली एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि इसराइल से ड्रोन मिल गया, हीरोन ड्रोन या बराक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हम बात करें बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया को इजरायली टेक्नोलॉजी मिल रही है, ठीक है। और इसराइल को जो है टेररिस्ट नेटवर्क के बारे में पता चलता है। भारत का भी तो एक्सपीरियंस है भाई, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, जैसे मोहम्मद, पता नहीं कितने अटैक कर रखे भारत पे। तो भारत को तो एक तरीके से पूरा इन लोगों का गैंग के बारे में पता है, ठीक है। तो भारत अपनी इंटेलिजेंस उनके साथ शेयर करता है, इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करता है। तो दोनों देश कोलैबोरेट करके टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों देशों के रिश्ते को जो है एक तरीके से बेहतर बनाता है। उसके बाद इन इजराइल को जो है एक मैसिव मार्केट मिलता है भारत में, ठीक है, अपने टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ को सेल करने के लिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है भाई, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, भारत की बहुत बड़ी मार्केट है। और तो इजराइल को भारत में एक बहुत बड़ी मार्केट मिलती है अपनी वीपन को सेल करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इससे इजराइल को फ़ायदा है। भारत को क्या फ़ायदा है? भारत को फ़ायदा है कि इजराइल की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, वो वाटर मैनेजमेंट पे हो, वो रीन्यूएबल एनर्जी पे हो, ठीक है, वो भारत को मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो समझ आ रहा है कि दोनों देश किस तरीके से एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो इंडिया इजराइल का ये जो क्लोज रिलेशनशिप है ना, ये बेसिकली एक तरीके से इन दोनों देशों का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ाएगा। और तुमको पता है कि भारत अभी जो है वो यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो है पुश किए जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि भारत इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ है वहाँ भी रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि भारत को जो है साइड चूज़ ना करना पड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि भारत इंडियाज़ पोजीशन ऑन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। देखो इंडिया का क्या पोजीशन है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत का क्या स्टांस रहा इजराइल पैलेस्टीन को लेकर के। देखो 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट बना, पहला नॉन अरब स्टेट, याद रखना, टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तुमको पता होगा पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था 1964 में। उसके 10 साल के बाद भारत ने इसको रिकॉग्निशन दिया। समझ में आ रहा है? उसके 10 साल के बाद जो है भारत ने इसको रिकॉग्नाइज किया। हालांकि इजराइल को 1950 में ही भारत ने रिकॉग्नाइज किया था, ये चीज़ का याद रखना। समझ में आ रहा है? उसके बाद भारत जो है ना वो फ़लस्तीनियों का समर्थन किया करता था। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भारत फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहता था, ठीक है। समझ में आ रहा है? और 1988 में पैलेस्टीन जो एज अ स्टेट भारत ने कहा कि पैलेस्टीन एक देश है, इजराइल देश नहीं है, पैलेस्टीन जो एक देश समझो। तो इंडिया ने जो है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया 1988 में एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया, और अपनी एक छोटी सी ऑफिस भी खोली जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, गाज़ा में खोली, ठीक है, जिसको बाद में राम अल्लाह शिफ्ट कर दिया गया 2003 में। और आज की डेट में पैलेस्टीनियंस की जो कैपिटल है वो राम अल्लाह ही है, जो कि वेस्ट बैंक में है ना। तो ये चीज़ कुछ फैक्ट्स इसको याद रखना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है, अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात करें, यूनाइटेड नेशन में बात करें, तो इंडिया ने हमेशा फ़लस्तीनियों का ही सपोर्ट किया है। समझ में आ रहा है? ये हम लोग 1947 से 1992 के बीच की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1992 में तो फिर भारत और इजराइल के बीच में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, तो वैसे फिर उसके बाद जो है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिला, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि इंडिया ने जब यूनाइटेड नेशन का जो प्लान आया था 1947 में कि पैलेस्टीन का बंटवारा कर देना चाहिए, एक तरफ फ़लस्तीन रहेंगे एक तरफ इजराइल रहेंगे, तो भारत ने उसका विरोध किया था, ठीक है। भारत ने उसका विरोध किया था, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। एंड उसके बाद 1967 सिक्स डे वॉर में भी जो है भारत ने इजराइल का फ़लस्तीन का समर्थन किया था, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो इस तरीके के कई इंस्टांसेस रहे हैं जो कि दिखाता है कि भारत जो है वो फ़लस्तीनियों की तरफ जो है इंक्लाइन था। अब भारत फ़लस्तीनियों का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा था, क्यों इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो देखो उसके कई सारे कारण हैं। पहली बात यह है शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म। भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा, फ़लस्तीन भी भारत का गुलाम ब्रिटेन का गुलाम रहा, ठीक है। हमें पता है कि फ़लस्तीन में जो है जो ब्रिटिश जो मैंडेट फ़लस्तीन था, है ना। हमने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद
लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटिश को ये मैंडेट दिया, आदेश दिया कि जब तुम ही जो है इस पूरे एरिया को देखो, है ना, ऑटोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो भारत और फ़लस्तीन दोनों ही जो है उपनिवेशवाद मतलब कि कॉलोनियलिज्म का जो है विक्टिम था, तो एक ये भी कारण है, ठीक है। दूसरा कारण है नॉन अलाइन मूवमेंट। भारत जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट में एक तरीके से लीड रोल प्ले कर रहा था, समझ में आ रहा है। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो मोटो था वो था कि हर देश के पास अपनी डेस्टिनीज अपना जो है भाग्य लिखने का अधिकार है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कई सारे देश भारत के साथ साथ जो है, सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारे देश जो है वो फ़लस्तीन का ही समर्थन कर रहे थे। तो चूंकि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट था और नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मोटो था वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा था, तो ये भी एक कारण है कि भारत को फ़लस्तीन का समर्थन करना पड़ा। अगर भारत इजराइल का कर देता तो फिर माना जाता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के खिलाफ खुद भारत हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल जस्टिस एंड इक्विटी, भारत का हमेशा से ग्लोबल जस्टिस इक्विटी वाला सिद्धांत रहा है, ठीक है, न्याय और इंसाफ वाला सिद्धांत रहा है, समझ में आ रहा है। तो याद रखना कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, कि जहाँ पे 2 देश हों पूरे तरीके से सोवरन, इंडिपेंडेंट और पीसफुली वो को एग्जिस्ट करे। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन भारत करता है, ठीक है। और उसके बाद भारत में मुस्लिम जनसंख्या भी बहुत भारी मात्रा में है, तो एक तरीके से सेंटिमेंट जो है भारत का वो फ़लस्तीनियों की तरफ जाता है। तो ये कई सारे कारण हैं कि क्यों भारत जो है वो फ़लस्तीनियों का समर्थन किया करता था 1947 से लेकर 1992 तक, ठीक है। अब जब 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाते हैं भारत और इजराइल के बीच में, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट होता दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या है, अब भारत जो है क्यों इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है, वो भारत की आर्थिक और स्ट्रैटेजिक ज़रूरतों की वजह से दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप बनते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल के बीच में रिलेशन बन गए तो भारत जो है वो फ़लस्तीनियों के एकदम अगेंस्ट हो गया, नहीं। देखो, आज भी भारत, याद रखना, न्यूट्रल होकर के 2 स्टेट सॉल्यूशन को एडवोकेट करता है, ठीक है, आज के टाइम पे भी, समझ में आ रहा है मेरे भाई। सो डिस्पाइट इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को एडवोकेट करता है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब जैसे कि मैंने बोला कि भारत और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस बने, डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसका मुख्य 2 कारण उस वक्त था, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्या था? देखो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन ये था कि भारत को चाहिए था इजरायली टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत को इजरायली टेक्नोलॉजी चाहिए था, खास करके एग्रीकल्चर और डिफेंस में। अब ये मिलेगा कैसे? तो डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बनानी ही पड़ेंगे, ठीक है। और इजराइल को जो है एक बड़ा मार्केट चाहिए था, क्योंकि एक नया देश बना था, उसको भी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बड़ा मार्केट की जरूरत थी। तो ये दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कंसिडरेशन थे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कंसर्न क्या था? स्ट्रैटेजिक कंसर्न, देखो, द कोल्ड वार एंड, देखो समझो, इंडिया परसीव सिक्योरिटी, देखो कोल्ड वार खत्म होने के बाद इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट थे, ऑफकोर्स पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है भारत को थ्रेट रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट आज भी है। यहाँ तक कि उसके बाद इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म जो कि भारत में भी दिखाई देते हैं, जिससे कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का ये मामला बन जाता है। तो भारत का भी कंसर्न है ये सारा, चाहे वो पाकिस्तान चाइना हो या वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म हो, ये सब भारत को जो एक तरीके से भारत के लिए थ्रेट है, ठीक है। तो उसके लिए भारत को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था जो हर स्थिति में भारत का साथ दे, और वो पार्टनर भारत को इजराइल दिखाई दिया। तो ये दोनों रीज़न थे कि क्यों भारत और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। इनिशियली 2 बड़े कारण थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग एक्ट 1992 से लेकर के 2014। अभी तक तो हमने 1947 से 1992 तक का पॉलिसी को देखा, जिसमें कि हमने देखा कि भारत जो है हर स्टांसेस में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहा खुल करके। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने के बाद जो है इस पॉलिसी में हमें शिफ्ट दिखाई देने को मिला, ठीक है। अब 1992 से 2014 तक का क्या सीन रहा, याद रखो। देखो, उसके बाद भारत जो है ना एक बैलेंस बना के चल रहा है। ऐसा नहीं कि भारत जो है वो खुलेआम फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट है, नहीं। भारत एक बैलेंस बना करके चल रहा है। इजराइल और फ़लस्तीनियन के साथ जो हो रहा है, दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस बना के चल रहा है, ठीक है। ये बैलेंस क्यों भारत के लिए ज़रूरी है? ये बैलेंस भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि भारत जो है वो अरब वर्ल्ड में डिपेंड करता है, ठीक है। अपने क्रूड ऑयल के लिए जो है, क्रूड ऑयल के लिए भारत जो है वो बहुत हद तक अरब स्टेट पर डिपेंड करता है, वेस्ट एशिया पर डिपेंड करता है। तो भारत अगर खुल करके फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट हो जाए तो हो सकता है कि
जो अरब कंट्रीज़ है, ठीक है, वो भारत को क्रूड ऑयल देने से मना कर दे, और भारत की बहुत ज़रूरत है क्रूड ऑयल, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है एक बैलेंस बना करके चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि 2014 के बाद से क्या चल रहा है। देखो 2014 के बाद से क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार इसराइल विजिट करते हैं, इनफैक्ट पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हुए जो कि इसराइल गए 2017 में, ठीक है, उससे एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसराइली के तरफ जा रही है, ठीक है, इसराइल के तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है। दोनों देशों ने डिफेंस में हो, एग्रीकल्चर में हो, वाटर मैनेजमेंट में हो, कई सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। समझ में आ रहा है। और भारत जो है वो हालांकि अभी टू स्टेट सॉल्यूशन को ही जो है सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ, ये शिफ्ट क्यों हुआ, क्यों भारत जो है फ़लस्तीन की तरफ से अब इसराइल की तरफ इंक्लाइन दिखाई दे रहा है। पहला, इसराइल जो है वो भारत को वेपन एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा देश बना, जो कि 70,000 करोड़ तक का वेपन जो है भारत को मिलता है इसराइल से, ठीक है। उसके बाद दोनों ही देश कई सारी चीज़ों में आके काम कर रहे हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि भारत ने इतने सारे कमिटमेंट कर रखे हैं, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, हैन तैन, इतना बड़ा बड़ा बात जो है मोदी बोल रखा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। तो कहीं ना कहीं भारत को उस चीज़ को करके भी दिखाना होगा, और उसके लिए इसराइल की बहुत भारत को ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आ रहा। और उसके बाद हाई लेवल विजिट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक शिफ्ट दिखाती है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई क्या कुछ चैलेंजेस हैं कि नहीं, इन दोनों के रिश्तों में कोई चैलेंजेस वगैरह है कि नहीं, ठीक है, भारत और फ़लस्तीन के रिलेशंस में। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें, देखो पहला चैलेंज ये है कि आज भी इंडिया जो है फ़लस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करता है, हालांकि दिखावे के लिए करता है, करीब समझ लो, क्योंकि मोदी साहब इस बार इसराइल तो गए, लेकिन इसराइल के पास वही गाजा है, फ़लस्तीन है, राम अल्लाह है, उधर तो गए नहीं, ठीक है। तो दिखाने के लिए तुम बस याद रखो कि भारत जो है वो आज भी फ़लस्तीनियन कॉज को जो है सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कभी इसराइल और भारत के बीच में विवाद हो जाए, हो सकता है, ठीक है। दूसरा, भारत में रहने वाले कुछ ऐसे पॉपुलेशन है, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो भारत और इसराइल के संबंध के विरोध में खड़े होते दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कि संजय रावत एक इंडियन पीएम है जिसने कि बहुत ही गंदा घटिया रिमार्क्स किया इसराइल के ऊपर, ठीक है, कि ठीक हुआ इसराइल को हिटलर ने मारा है, जूस को हिटलरों ने मारा है, ऐसे करके कुछ बहुत ही घटिया कमेंट किया था, जिसके विरोध में इसराइली एम्बेसी को इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना पड़ा, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है कि जब भाई इंडियन पार्लियामेंटेरियन ऐसी बातें बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत इसराइल के रिलेशन को हर्ट तो करेगा ही करेगा। तीसरा, ये जो मिडिल ईस्ट में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जियो पॉलिटिक्स है ना, वो भी एक तरीके से भारत इसराइल के बीच में एक चैलेंज है। जैसे कि क्या क्या, पैलेस्टीनियन सपोर्ट, ठीक है, रीजनल इनस्टेबिलिटी, वहाँ पे खुद ही मार चल रहा है, ऐसी स्थिति में हो सकता है भारत को साइड लेना पड़ जाए। और याद रखना, अब्राहम एकॉर्ड एक बहुत बड़ा स्टेप है कि इस चीज़ में, ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो भारत ने ईरान के साथ भी एक अच्छे रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो भारत और ईरान का भी जो है रिश्ता अच्छा ही है। वैसी स्थिति में अगर और हमें पता है कि इसराइल और ईरान के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, है ना। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो ये भी एक चैलेंज है ना। उसके बाद ये जो अभी रिसेंट में अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है ये अब्राहम एकॉर्ड के बारे में है। जो रिसेंट में अब्राहम एकॉर्ड हुआ है वो बेसिकली एक तरीके से एक अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है, भारत के लिए, कि भारत जो है अगर मिडिल ईस्ट में इसराइल के साथ सभी दोस्ती करते हैं तो भारत को फिर भारत इसराइल के साथ साथ बाकी के साथ भी जो है अच्छे से चल सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो अब्राहम एकॉर्ड का भी तुम जिक्र कर सकते हो कि अब्राहम एकॉर्ड जो है एक तरीके से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, ठीक है। अब देखो कि इंडिया का क्या रोल है इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल पैलेस्टीन, सिंपल सी बात है कि इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भारत क्या रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि भारत एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है ना, जैसे यूएस करता आया है, ठीक है। हालांकि समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, तो भारत अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक मीडिएटर का जो है एक मध्यस्थता करवा सकता है इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है, नेगोशिएट करवा सकता है, ठीक है। और ये भारत ऐसा क्यों करेगा, देखो भारत का इतिहास रहा है, भारत अपने नॉन अलाइनमेंट के लिए जाना जाता है कि भारत जो है हमेशा से निष्पक्ष होकर के, न्यूट्रल होकर के रहा है, ठीक है। तो भारत का जो इतिहास है नॉन अलाइनमेंट का और बैलेंस्ड अप्रोच का, ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके से भारत के इन्हीं चीज़ों की वजह से भारत एक न्यूट्रल
फैसिलिटेटर, न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे देखा जा सकता है, और भारत एक मीडिएटर के तौर पे जो है काम कर सकता है दोनों देशों के बीच में नेगोशिएट करवाने का, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स भारत जो है टू स्टेट सॉल्यूशन को आज तक एडवोकेट कर रहा है कि भाई 2 सोवरेन देश होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 रोल हो गए। तीसरा, भारत जो है ना, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, भारत जो है ना मेरे भाई, वो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। ध्यान समझना, फ़लस्तीन में, गाजा में तुमको पता होगा बेरोजगारी है, खाना नहीं है वहाँ के, मैंने जिसे बताया था कि वहाँ पे जो है 85% लोगों के पास जो है पीने का साफ पानी नहीं है, आधा से ज़्यादा लोग जो है इंटरनेशनल असिस्टेंस पे रिलाई करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत जो है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाती है, वहाँ पे रोड बनाती है, सड़क बनाती है, इंडस्ट्रीज़ बनवाती है, तो इस तरीके से अगर भारत जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा मेरे भाई, कि वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसी स्थिति में कि वहाँ के लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा। अब बोलोगे भैया अगर तो इससे क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? इससे फ़ायदा ये होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत अगर फ़लस्तीनियों पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह, सड़क वगैरह, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगा, तो क्या फ़लस्तीनियन चाहेगा कि वॉर में उस चीज़ को गवा दिया जाए? ठीक है, कोई भी लोग काम, अगर उनके पास खाने कमाने का संसाधन है तो वो युद्ध करने नहीं जाएगा। लोग बेरोजगारी का फ़ायदा उठा करके जो है टेररिज्म वगैरह ये सब करते हैं। अगर कमाने खाने वाला आदमी क्यों ही जो है वो इन सारे झक्कर में पड़ना चाहेगा? तो अगर वहाँ भी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो कि भारत खुद अपने पैसे लगा के वहाँ पे करवाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि एक तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनेगी, भारत और पैलेस्टीन के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होगी। पैलेस्टीन जो है वो भारत पर डिपेंड करना शुरू करेगा, और जब भारत में डिपेंड करना शुरू करेगा तो भारत पैलेस्टीन को बोलेगा कि तुम इसराइल के साथ जो है बाबू, इसराइल के साथ जो है अपना रिलेशन ठीक बनाओ। ऐसा ना हो कि इसराइल और तुम्हारे वॉर में जो है मैंने जो इतना पैसा खर्चा करके रोड बनाया है वो साला टूट जाए, इंडस्ट्री बनाया वो ख़राब हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फ़लस्तीन भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो भारत एक तो ये कर सकता है कि भारत वहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात हो गई कि अगर पॉपुलेशन को बेहतर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वहाँ पे मिलेगा तो वो फिर पीसफुल नेगोशिएट करना ही पसंद करेंगे, वो वॉर करना पसंद नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। और भारत का ये जो स्टेप है ना, ये भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ाएगा, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखो, एक मेंस के क्वेश्चन है कि इंडिया इजराइल डिफेंस पार्टनरशिप को आपको एनालाइज करना है, और ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है और इसमें क्या अचीवमेंट और चैलेंजेस हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि दोनों देशों के बीच में, याद रखना, डिफेंस की बात हो रही है मेरे भाई, इंडिया इजराइल डिफेंस की बात हो रही है। तुमको जो है इवोल्यूशन क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, क्या क्या अचीवमेंट है और क्या क्या चैलेंजेस है, इन सारी चीज़ों को तुमको देखना है हर्ष, ठीक है। तो ये जो मेंस के मैंने क्वेश्चन इसमें आंसर किए हैं बेसिकली, ठीक है, इसको एक बार तुम खुद से पढ़ोगे, ठीक है, कि क्या चीज़ें चल रही है, और उसके बाद देखो ये कंक्लूज़न है, ठीक है, मतलब उसी क्वेश्चन का कंक्लूज़न है, तो इसको तुमको देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब हम लोग जो है मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा मेंस का ये वाला है हर्ष, जिसका आंसर भी किया हुआ है। तुमको एक बार जो है इस आंसर को पढ़ करके खुद से एक आंसर तैयार करना है, और ये रहा मेंस का क्वेश्चन, पहला मेंस का क्वेश्चन तुमको इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है।